ये तारीख है, आप पढ़ के आओ ना पूरी। मैं पढ़ के तो बता रहा हूं, अधूरी तारीख जितनी बातें मैंने कही उसका एक भी काउंटर है। दारा शिकोह की गर्दन नहीं उड़वाई, शाहजहां को जेल में नहीं रखा। मैं आपको अप्रैल 1669 में विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, पूरी बात मथुरा के मंदिर नहीं तोड़े गए, ये तारीख है। ये जो आपने मिसाल दी कि भाई का सर कटवाया, वो दुश्मन का, भाई का, बाप का, चचा का, या दोस्त का, सबका उसके लिए सब बराबर थे। किसी को डीके दुबे साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। डीके दुबे, और कितनी तारीखें याद दिलाई जाएं? दरअसल क्या है कि वकील साहब हैं वो असगर अली साहब, और वकालत के पेशे की पहली तारीख तो ये होती कि जो सवाल पूछा जाए उसका ही जवाब दें। और वकालत में जब आप नॉन रेलिवेंट चीज़ें रखते हैं तो जैसा हमारे 2 मिनट में डिसमिस करते हैं और सुनते भी नहीं हैं। तो वो पता नहीं कहाँ 1000 साल पहले चले गए, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। अरे भैया, औरंगजेब की एक बाकायदा मासिर आलमगिरी में लिखा है, जो उसके जीवित रहते लिखी जा रही थी, कि 8 अप्रैल 1669 को उसने आदेश दिया कि मुल्तान की और एक रियासत टैटी एक रियासत हुआ करती थी जो आज बलूचिस्तान है, उसमें, और काशी में ये कहा गया है कि वहाँ पर नॉन बिलीवर्स कुछ उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, पाठशाला चलाते हैं, इसलिए उस स्थान को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी उसूल की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो उसूल वाला था, नॉन धर्मी, नॉन बिलीवर जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको मार देने में कोई बुराई नहीं होती थी, तो वो उसूल पर था। और ये तो इस्लाम का उसूल वो बता रहे हैं, वो अपने मन की भावना, उस इस्लाम के वो भी पक्के फॉलोवर हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अतीकुर रहमान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो उसको भी स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप ये कहो कि भाई वो तो अत्याचारी था ही नहीं, क्योंकि वो तो शासक था, और शासक पर तो अल्लाह की मेहर होती है, और अल्लाह की मेहर जिस पर होती है वो तो ऐसा कर सकता है, उसको अनुमति है। ये आर्गुमेंट वाला होना चाहिए। नहीं, उसूल मतलब क्या? उसूल मतलब इस्लाम के उसूल ना, इस्लाम के उसूल ना, जो इस्लाम के उसूल कहते हैं इस्लाम मार देना चाहिए। अरे भाई, यही तो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इस्लाम का उसूल जो है, देखिए, यही आप जो बदनाम करने की बात करते हैं ना, आप लोगों को आदत पड़ गई है, आप लोगों को आदत पड़ गई है कि आप सही बात लोगों तक ना पहुंचे, और आप जो अपनी तरफ से चाहे बना के लोगों के सामने मुझे आप मिसगाइड मत करिए। इस्लाम में कोई गलत, एक बता, बस एक बार में एक ही बंदा काफी है सर, एक करके दोनों से एक बार में एक ही बंदा काफी है। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है छोटा सा, वापस सभी मेहमानों के पास में लौट कर आऊंगा। सवाल यह है कि क्या 1965 में प्रकाशित वाराणसी का गजेटियर किसी ने पढ़ा है? 1000 साल पहले के इतिहास की बात हो रही है। 1965 में जो गजेटियर प्रकाशित हुआ, उस गजेटियर में भी बाकायदा इस आदेश का जिक्र है कि औरंगजेब के आदेश से ही विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। जरा देखिए, ये उसकी उर्दू की कॉपी है, और ये गजेटियर में प्रकाशित वो तथ्य है जिसको किताब में बाकायदा लिखा गया था कि किस तरह से 1965 में ये आदेश जो है 1965 में ये दर्ज हुआ उस गजेटियर में, और 1669 में 9 अप्रैल 1669 को वो ऑर्डर जारी किया गया था। क्या ये पढ़ा है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। में भारत की पराक्रम की बात करता हूं मैं, कुछ बोलता तो दुनिया यकीन करती है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की जय जयकार से खुश होता है हिंदुस्तान, गुलामी वाली मानसिकता में ना डूबे। कोरोना का जिक्र करते हुए मंच से पीएम मोदी भावुक हो गए, कहा हमने अपने परिवारजनों को खो दिया है, दुनिया को भारत ने दी है वैक्सीन। दुनिया में हो रहे G20 की तैयारियों की तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमला स्वीकार नहीं। संबोधन के बाद जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता ने फूल बरसाकर अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पीएम मोदी का स्वागत, बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान, गवर्नेंस मॉडल की दुनिया में सराहना। पीएम के स्वागत में जमकर बजे ढोल नगाड़े, नाचते दिखे बीजेपी कार्यकर्ता, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम।
पालम एयरपोर्ट पर लगे मोदी के नारे। 8 से 10 हजार कार्यकर्ता स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। विपक्ष पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, दुनिया भर में पीएम को मिल रहा है सम्मान, लेकिन प्रगति में बाधा डाल रहा है विपक्ष। नए संसद के उद्घाटन के बहिष्कार को एनडीए ने बताया संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान। विपक्ष से पुनर्विचार का आग्रह किया। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विवाद। 19 विपक्षी दलों ने किया है बॉयकॉट का ऐलान। बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने पर ऐतराज। 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। 60,000 श्रम योगियों को भी करेंगे सम्मानित। विपक्ष के बॉयकॉट पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, संसद बीजेपी की नहीं पूरे देश की है, हमें मोदी का विरोध करने का अधिकार देश का नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया सामने। कहा, ओवैसी के रास्ते पर न चले विपक्ष, संसद का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर अज़ुद्दीन ओवैसी का नया राग। बोले, ना पीएम मोदी ना महामहिम। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं कसम संविधान की, और चर्चा इसी पर कि आखिर मसाजिद कमेटी कौन सी इतिहास की किताबों से ये फैक्ट लेकर आ रही है या ये कथन लेकर आ रही है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने मंदिर नहीं तुड़वाए, जबकि तथ्य इसके विपरीत हैं। हमारे साथ इस वक्त राशिद शरीफ भी हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। राशिद शरीफ प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के, और सवाल राशिद साहब यह है कि क्या अब तथ्यों पर हारे, फैक्ट्स पर हारे तो झूठ के सहारे? नहीं सर, झूठ के सहारे नहीं, हर एक का पन्ना उठाइए आप, चाहे वो शिवाजी महाराज के बारे में हो या अशोक सम्राट के बारे में हो या औरंगजेब के बारे में हो, ये आप जितना देखते जाएंगे कुछ ना कुछ आगे मिलते जाएंगे। जहां तक मैं औरंगजेब के बारे में बात करता हूँ कि है तो वो 555 रियासतों को एक करके आज है तो पूरे हिंदुस्तान की जो शक्ल दिख रही है आपको, बड़ी मेहनत है उनकी। आज उनकी अगर आप खबर पे जाएंगे, जो तकरीबन उनके बाप दादा परदादा से जो चल लेते आ रहा था, वो आज औरंगजेब की खबर पे जाइए, सादी सीधी खबर। जहां तक हम जानते हैं कि वो के अपना गुजर बसर करते थे। अगर आप जैसा बता रहे मंदिर आप तोड़ के पूरे, आज कितने मंदिर आए पुराने, 1000 मंदिर आए पुराने। अगर वैसा ख्याल उनके औरंगजेब के होते तो एक मंदिर नहीं दिखती थी। अगर धर्म परिवर्तन का रहता तो एक हिंदू नहीं दिखता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, आप बयान यापी की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, शिवलिंग की बात कर रहे हैं। आज शिवलिंग की बात कर रहे हैं, शिवलिंग का मतलब क्या है हिंदी में बताइए आपने को। अगर वो हाउस में होता तो हमारा वजू होता, अगर वो हाउस में होता तो हम नमाज पढ़ सकते। आप उस पर जरा गौर करिए, शिवलिंग के वाले मतलब है क्या शिवलिंग का, हिंदी में बताइए आपने क्या है। अगर शिवलिंग अगर हाउस में है तो उससे वजू कर नहीं सकते। मतलब क्या कहना चाहते हैं? नमाज पढ़ सकते। तो एक बार साइंटिफिक जांच हो जाने दीजिए ना राशिद शरीफ। यही तो आरोप है जो आप कह रहे हैं कि हम ये करते, यही उनका आरोप है कि आप ये कर रहे हैं। तो भाई वैज्ञानिक जांच हो जाने दीजिए, पड़ताल हो जाएगी। 5 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी। अगर वो होता तो नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में, अगर वो होता तो शुरू भी निकल जाता था। नहीं राशिद शरीफ, अगर वो होता तो ऐसा नहीं करते। पश्चिमी दीवार देख लीजिए उसी मस्जिद की, देखिए कभी। सर ये बीजेपी गवर्नमेंट जो आई है, बीजेपी गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना देना भैया? कांग्रेस गवर्नमेंट भी थे। ये 1965 में जब गजेटियर प्रकाशित हुआ, 1965 में किसकी सरकार थी? 1965 में किसकी सरकार थी? 1947 से लेके आज तक 1965 में किसकी सरकार थी राशिद शरीफ? वाराणसी गजेटियर जब पब्लिश हुआ 1965 में, यह फैक्ट लिखा गया उसमें, जिसको डिनाई आप आज बैठ के कर रहे हैं। बीजेपी तो तब बनी भी नहीं थी। कौन कर रही है? बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था। कौन कर रही है? कौन गोल कर रहा है ये बताइए। गजेटियर पढ़ा है आपने कभी? इतना बड़ा मुद्दा हो गया, नहीं पढ़ा होगा। आप खाली वो पढ़ते हैं, आप खाली वो पढ़ते हैं। आज औरंगजेब को, अशोका को या शिवाजी को लेके आके कोई मतलब नहीं है। अरे भाई मसाजिद कमेटी लेके जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। सर कोई मतलब नहीं। औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मसाजिद कमेटी बता रही है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया। औरंगजेब कितने डिबेट हो रहे अपने,
मंदिर नहीं तोड़ा गया, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब बड़ा दयालु था, मंदिर नहीं तोड़ता था, इसलिए ये डिबेट हो रही है। आपको नहीं मालूम क्यों डिबेट हो रही है? अगर वहां के उनका मुजरिम है, चलिए क्या 2023 में हो रहा है हमारे साथ जो डिबेट चल रहा था, या 2023 में हो रहा अपने साथ? बार चलो, अगर वहां के नहीं, डिबेट तो हर विषय पे हो सकती है, डिबेट तो जो मुद्दा चाहे उस पे हो सकती है, लेकिन पॉइंट यह है गलत बयानी पे डिबेट हो रही है। पॉइंट यह है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है उस पे डिबेट हो रही है। और अतीकुर रहमान साहब को मैं फिर से चर्चा में लेके आना चाहता हूं, आपके भाई हैं, इस्लाम पे बड़ी खरी खरी बात कहते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, कुछ दूसरा व्यक्ति अगर गलत बात करे तो उसको टोक भी देते हैं। अतीकुर रहमान, जरा एक बार फिर से बताइए कि गजेटियर क्या कहता है, किताबें क्या कहती हैं, और ये राशिद शरीफ हो या असगर अली साहब हो, ये क्यों वो उन किताबों को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है जो पब्लिश्ड हैं, जिनको बाकायदा उनसे जो जिसका जिक्र अभी किया गया था कि कैसे औरंगजेब के जमाने में लिखी गई उसकी आत्मकथा से भी जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनसे फैक्ट उठाए गए हैं। मैं आ रहा हूं असगर अली साहब, अतीकुर रहमान जी की एक बात सुन लीजिए। देखिए राम जी, सारा क्रॉस एग्जामिनेशन हम ही से करेंगे या कुछ साध्वी जी से और हमारे डीके दुबे जी से भी कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पूछा, मैंने तो कहा कि आपने जो बात कही है वो असगर अली साहब को समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग आपस में समझ लें तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। असगर अली साहब बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं एजेंडा क्या चल रहा है, वो समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने कि यहाँ पर बीजेपी को पिछली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे ज्ञानवापी में जो बीजेपी को थोड़ा सा तमाचा लगा है वो उसकी भड़ास निकाल रहे हैं और आपको उसकी ढाल बना के भड़ास निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया, कोई साइंटिफिक इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, शिवलिंग जैसा है वैसा ही रहेगा। ये इनके लिए बड़ा एक सेटबैक था। जून या जुलाई की अगली तारीख मिली है, कोर्ट बहुत अच्छी तरह से डिसाइड करेगा। इंतजामिया कमेटी चाहे कितनी तारीफें कर ले या आप चाहे औरंगजेब की कितनी बुराई करी, ये लीगल एस्पेक्ट में नहीं आता है। लीगल तो अब तो ईमानदारी से बात कर देनी चाहिए अतीकुर रहमान साहब, जो लीगल एस्पेक्ट में आता नहीं, जिससे केस में कोई लाभ मिलना नहीं, आप खुद ही बता रहे हैं, वो तो मेरिट पे चलेगा। तो कम से कम देश के सामने सच रखने में, जैसा आपने पहली बार में रखा, असगर अली को क्या दिक्कत है या राशिद शरीफ को क्या दिक्कत? जो सच्चाई है वो देश के सामने हो। अरे राम जी, माइटी मोदी सरकार, हिंदुत्व से मोहब्बत करने वाली सरकार, आखिर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना क्यों चाह रही है? क्यों लड़ना इस बात पे? सीधा मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो देखिए बहुत सहिष्णुता का संदेश दे रहा हूं आपको भी, और ये डिबेट नफरत फैलाने वाली डिबेट नहीं है रहमान साहब। मैं नहीं, चूंकि आप ये कह रहे हैं, चूंकि आप ये कह, आपने आरोप लगाया कि आपको ढाल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाने वाली डिबेट नहीं है, ये तो सच को सामने रखने वाली डिबेट है। और जो अतीकुर रहमान के पास फैक्ट हैं वो रखें, जो असगर अली के पास फैक्ट हो वो रखें, लड़ें क्यों? अच्छी अच्छी बात करें। श्रृंगार गौरी के ऊपर जिन लोगों की आस्था है उन लोगों के साथ हमारी सरकार ये मजाक क्यों कर रही है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या को अमेंड कर दिया जाए या रिपील कर दे। आपकी सत्ता है, आपके पास पावर है, आपकी मेजोरिटी है, ये जलेबी कौन बना रहा है? नहीं, तो फिर तो आप अगर फैक्ट पे बात करें तो श्रृंगार गौरी पे, श्रृंगार गौरी पे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे हो गया? उनको पूजा ना करने देना, हाँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग। किसने मना किया पूजा करने से? ओरिजिनल प्ली क्या थी? महिलाओं की ओरिजिनल प्ली थी कि हमको वहां पर पूजा करने दिया जाए। ठीक है, किसी इंतजामिया कमेटी ने मना नहीं किया, तूल पकड़ लिया मामले ने इस करके कि भाई नहीं, साइंटिफिक एविडेंस ढूंढा जाए। क्यों भाई? अरे पूजा करना अगर करना है चीजों को इतना आसान, तो क्या इतना कठिन मत बनाइए कि लोगों को दिक्कत हो जाए। मैं छोटी बात कहता हूँ, अगर उन्हें कोई रोक नहीं रहा था, अगर उन्हें रोज पूजा करने का अधिकार मिल गया होता तो कौन अदालत जाता है? अतीकुर रहमान, कौन अदालत जाता है? मेरे आपसे मैंने कहा कि मेरी कलम आपके पास रह गई, आपने कहा लीजिए वापस ले लीजिए, मैं अदालत जाऊंगा क्या? झगड़ा तो तभी होता है जब उन्हें रोक दिया जाए कि आप पूजा कर सकते हैं, वो भी साल में एक बार। जो मैंने अथॉरिटीज को कोट किया आपके सामने, मैं भी तो बता रहा हूं,
क्यों कोई अदालत जाएगा? अथॉरिटीज को कोर्ट किया आपके सामने, नेल्सन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने क्लियर कट बताया है कि अगर कोई बाधा है ज्ञानवापी मॉक्स में तो वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अब ये पूरा के पूरा ये तो अदालती पॉइंट हो गया ना, ये तो अदालती पॉइंट हो गया। आप जो व्यवहारिक बात कर रहे थे, अरे राम जी ठीक है, राम जी एक सेकंड, असगर अली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विनोद बंसल की बात सुन लो, फिर मैं असगर अली साहब आपके पास एक एक करके। बंसल जी बोलिए। देखिए, ये जो रहमान हो या अली हो, ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये आप नफरत की बात कर रहे हैं। क्या नफरत फैला रहे हो? क्या आप क्या वेमनेस फैलाना चाहते हो? अरे भाई, मूल जो मुद्दा है, मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? सत्य के अन्वेषण में क्यों पर्दा डालना चाहते हो? आखिरकार जो सच्चाई है उसको बाहर आने से क्यों परहेज हो रहा है आपको? आखिरकार जो लोग अपनी पूजा करना चाहते हैं, पूजा का अधिकार क्यों आप छीनना चाहते हो? और मैं कहना चाहता हूं, अगर हम कह रहे हैं कि हमारी शिवलिंग है और हमारे पूजनीय स्थान है, तो वहां पर आप वजू करने की जिद क्यों करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, मैं तो कोई मस्जिद में जाकर के थूकता नहीं हूं। आखिरकार आप हमारे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर क्यों वजू करने में की दृष्टता कर रहे हो? आखिरकार ये हिंदू समाज है जो कि आप जैसे क्रूर शासकों के जो पक्षधर हैं, उस क्रूरता के साथ ये आज भी बर्ताव कर रहे हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि माइनॉरिटी में हम माइनर हैं। कैसी बात करो आप? आप देखिए कि आपके डिबेट में जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अलावा सब कुछ बोलेंगे, लेकिन टॉपिक को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना इनके पास सत्य है, ना तथ्य है, ना कोई ज्ञान है। अज्ञान फैला रहे हैं, वो इंतजामिया कमेटी कर रही है। आखिरकार जो दुनिया को पता है, उन सारे फैक्ट को पर्दा डाल करके और उसको तो महान बता रहे हैं। यही क्या इस्लाम, ये जो कह रहे हैं कि ये उसूल वाला था, क्या इस्लाम का उसूल है? क्या मैं क्लियर कट जानना चाहता हूं, क्या सर तन से जुदा करना इस्लाम का उसूल है? क्या अपने भाई को मार करके और उसका चेहरा धो करके और उसको दर्शन के लिए लाना, क्या ये इस्लाम का उसूल है? क्या पैगंबर के नाम पर सर तन से जुदा की गैंग खड़ी करना क्या इस्लाम का उसूल है क्या? और ये इसमें बीजेपी कहां से आ गई? जब मामला कोर्ट में है, न्यायालय निर्णय करेगा, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आपको क्या बंदा काफी है? जो पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। मैं असगर अली साहब का पॉइंट सुनूंगा। अली साहब, इसीलिए देखिए राम जी, पहला सवाल यह है कि आर यू अगेंस्ट दी हार्मोनी? अगर आप नहीं हैं अगेंस्ट हार्मोनी के, तो ये सवाल आज जो शुरू हो रहा है कि ये मंदिर थी या मस्जिद थी, वहां पूजा हो रही थी, नमाज भी हो रही थी, उसको हार्मोनी तो सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए बंसल साहब। अरे ज्ञानी जी एक मिनट सुन लिए। ज्ञानी जी एक मिनट सुन लीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं बंसल साहब? जो आप दीवारें दिखाते हैं, ये जो दीवारें, आप एक मिनट राम जी, राम जी एक मिनट चुप करिए तो मैं अपनी बात करूं। क्या बता रहे हो आप? राम जी जब की बात करो और हार्मनी पढ़ा रहे हो। मस्जिद थी और हिंदू समाज को हार्मनी पढ़ा रहे हो आप। पहले पॉइंट आ जाए इसके बाद। अरे भाई कुछ तो सुन लो। ठीक है ज्ञानी जी, अरे ज्ञानी जी एक मिनट। भारत के अंदर रहना, अरे ज्ञानी जी एक मिनट, भारत की संस्कृति का रहना पड़ेगा। अरे भारत, ये कोई तरीका नहीं है। भारत किसी के बाप का नहीं है। भारत किसी के बाप का नहीं है। टीवी चैनल के किसी के बाप का नहीं है। सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये भारत हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं। अरे ज्ञानी जी, कट्टू-कट सवालों का जवाब दे दीजिए। ज्ञानी जी, ठीक है, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, आपका भी है। नफरतें पैदा मत करो। आप कहना क्या चाहते हो? नफरत की क्या बात है? कि देखो औरंगजेब पर कुछ बोलना, निशान बनाए, औरंगजेब पर कुछ बोलना असगर अली, नफरत फैलाना कैसे हो गया? इतिहास के एक विषय पर चर्चा करना नफरत फैलाना कैसे हो गया? लोगों तक पहुंचे ये नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे। ठीक है, विनोद बंसल साहब एक मिनट। एक क्रूर बादशाह पर, एक क्रूर बादशाह के इतिहास पे चर्चा करना, चार प्रसिद्ध लोगों के बैठ के, ये नफरत फैलाना कैसे हो गया? पहले तो ये बताइए। अरे ज्ञानी जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। वकील हैं या षड्यंत्रकारी हैं? मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए, सही बात पहुंचे लोगों। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं, ये मुल्क की बर्बादी करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये इसलिए
मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो आप असगर अली साहब सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है बंसल साहब, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज, ये नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये तो आप जवाब देंगे तब ना, बकवास करेंगे। आप देखिए, आरोप लगाने से चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए तो मैं सीधा पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, क्या औरंगजेब पर एक क्रूर बादशाह के इतिहास पे चर्चा करना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये नफरत फैलाना हो गया। दूसरा सवाल ये कि अगर 1669 में ऑर्डर जारी किया गया जिसका एविडेंस है, तथ्य इतिहास की किताबों में, डिनाई क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिन चीजों को आप तथ्य बना के, प्लांटेड चीजों को तथ्य बना के पेश कर रहे हैं, उसका मेरी मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। जिस दीवार को आप पेश कर रहे हैं कि इस पे ये निशान है, इरफान हबीब हमने प्लांट किए। मेरा एक छोटा सा सवाल है। नहीं, इरफान हबीब हमने प्लांट किए। मासरे आलमगीरी हमने लिखी, ज्ञानी असगर अली, मासरे आलमगीरी हमने लिखी, इसके लेखक थे साकी मुस्तैद खान। ये ज्ञानी जी दे दे, इसके लेखक थे साकी मुस्तैद खान, और ये औरंगजेब के दरबारी लेखक थे। औरंगजेब बादशाह था या भिखारी था जो आपके मंदिर डिमोलिश करके असगर अली, अब देखिए उल्टे सीधे तर्क मत दीजिए, फैक्ट पे जवाब दीजिए। एक किताब है मासरे आलमगीरी। असगर अली सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। कह दीजिए हाँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये ज्ञानी जी, मेरे पास हर बात का जवाब है। तो फिर रुक जाइए, एक सेकंड, नहीं चाहते फिर सवाल सुनिए सीधा सीधा। क्या मासरे आलमगीरी हमने प्लांट की? क्या इसके लेखक जो दरबारी लेखक कहे गए साकी मुस्तैद खान, उन्होंने जो फैक्ट लिखे उन्हें फैक्ट ना माना जाए? फिर किसको फैक्ट माने? हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के आधा जब पेश करेंगे, राम जी हिस्ट्री, अरे ऑर्डर की तारीख लिखी है सर, ऑर्डर की तारीख लिखी है, आधा सच सामने आएगा, आधा झूठ सामने आएगा। ऑर्डर की तारीख लिखी, आप मानने को तैयार नहीं कि पूरी मैं इस पे लाना चाहता हूं। मैं उसी डीके दुबे साहब, डीके दुबे साहब, डिसमिस करके बाहर निकालो, पेनल्टी लगा करके। आप पूरी आलमगीरी को पढ़िए। औरंगजेब ने सर ऑर्डर की तारीख थोड़ी बदल जाएगी, आप बताइए। मैं पूरे पढ़ लूंगा तो ऑर्डर की तारीख बदल जाएगी क्या? आप बताइए ना, ऑर्डर की तारीख बदल जाएगी क्या? आपके पीछे किताब लिखी होगी, जो ऑर्डर जिस तारीख का होगा, देखिए आप वकील हैं, आप जानते हैं, जो ऑर्डर जिस तारीख का होगा उसी में होगा। राम जी उसी में होगा, कैसे लोगों को बुला लेते हैं? लेकिन आप पूरी बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं। डीके दुबे साहब को लेकर, डीके दुबे साहब, ठीक, जो फैक्ट मानने के लिए तैयार नहीं, जिनको मैं कोट करके बता रहा हूं वो मानने के लिए तैयार नहीं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? उसमें केवल 8 अप्रैल की तारीख नहीं लिखी है, 8 अप्रैल 1669 और 2 मई 1669 दोनों लिखी हैं। 2 मई को एग्जीक्यूट होकर आया और दरबार में खबर दी गई कि हमने मंदिर तोड़ दिए हैं, उनको मस्जिद बना दिया गया है, ये बात की सूचना भी दी गई। और जो गजेटियर की आप बात कर रहे हैं वो सरकारी फरमान होता है, सरकार हर जिले का इशू करती थी। अंग्रेजों ने 1833 से शुरू किया था उसको। एक भी गजेटियर ऐसा नहीं है जिसमें यह ना कहा गया हो कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। एक भी गजेटियर नहीं है जिसमें यह ना कहा गया हो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई मुल्क तुम्हारे बाप का है, भैया मेरे बाप का है, मैं ये बात स्वीकार करता हूं और आप सबको स्वीकार करनी चाहिए, मेरे बाप का है और मेरे बाप दादाओं का ही है। अगर मैं बाप दादा बदल जाऊंगा तो बात अलग है। जैसे ये बाप दादे बदल गए होंगे, अपने बाप दादों को स्वीकार नहीं करते रामकृष्ण को, तो बात अलग है। लेकिन मेरे बाप दादे तो रामकृष्ण थे, मैं उनको स्वीकार करता हूं और ये देश रामकृष्ण की ही विरासत है और उस विरासत का मैं पैरोकार हूं। इस समय मैं कर रहा हूं। ये जरूर देखना होगा कि जो फैक्ट वहां पे रखे गए, जिनको फैक्ट कहकर प्रस्तुत किया गया है, वो जब विरोधी पक्ष इस पे दलील करेगा, यानी हिंदू पक्ष इस पे दलील करेगा, तो क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि मणिपुर हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री मणिपुर में शांति स्थापना के लिए बात करेंगे। अमित शाह मणिपुर का दौरा करेंगे, वहां से हिंसा की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आई हैं। 29 मई से वो मणिपुर के दौरे पर रहेंगे और मणिपुर में हुई हिंसा पर अमित शाह बात करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है, वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं और 3 दिन तक वहां रहकर
सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। और यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। जी न्यूज़। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल।